देखो, हम लोगों को आज पढ़ना है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इसकी सामान्य बातें हम आपको सिस्टमेटिकली पढ़ के सुना देते हैं, फिर आपको समझा देंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता के अध्ययन का श्रेय सर्वप्रथम पायरो सराफा को दिया जाता है। 1926 में एक निबंध द लॉ ऑफ रिटर्न्स अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में सराफा ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन इसकी उचित प्रस्तुति 1933 में चैम्बरलिन ने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किया तथा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन का प्रतिपादन किया। इन्हीं दो अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक बाजार परिस्थितियों को अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय बनाया तथा वैज्ञानिक तरीके से वास्तविक बाजार की कीमत तथा उत्पादन नीति का विश्लेषण किया। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के अतिरिक्त अन्य सभी बाजार अपूर्ण बाजार होते हैं। ये देखिए, आपने देखा कि यह मुख्य रूप से जॉन रॉबिन्सन और चैम्बरलिन, दो अर्थशास्त्रियों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने एक बाजार के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या की। अभी तक हम लोगों ने जिस बाजार के बारे में पढ़ा वो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, दोनों एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस हैं और जो व्यवहार में पाई नहीं जाती। तो व्यवहार में जो बाजार पाया जाता है उसकी व्याख्या पहली बार इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने की, और वास्तविक बाजार में वास्तविक उत्पादन और वास्तविक मूल्य निर्धारण की नीति का जो वैज्ञानिक विश्लेषण आज आपके सामने उपलब्ध है वह इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने किया। ठीक है, अब इसमें देखो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का उदाहरण क्या है। अभी आपने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही वस्तु है जो पूरे बाजार में बेची जाती है, बहुत सारे क्रेता विक्रेता है। यस, एक ही वस्तु है, इसका मतलब पूर्ण स्थानापन्नता है। कैसी है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। आंख बंद करके आप ऐसे हाथ रखेंगे और चाहे जो मिलेगा उठा लेंगे, आपको चुनने की जरूरत जो इंजेक्शन हम लगवाए, चक्कर तुमको आ रहा है, बच्चा के पानी पी लो, वहाँ जाएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में आपने देखा कि वस्तुएं पूर्णतः एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकती हैं। इतनी ज़्यादा एक जैसी हैं, एक जैसी क्या, एक ही हैं। दे आर आइडेंटिकल इन नेचर। सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। कैसी हैं? वो आइडेंटिकल हैं। यानी आंख बंद करके आपसे कहा जाए कोई उठा लीजिए तो आपको सोचना ही नहीं है कि कोई अंतर है। आप आंख बंद करेंगे और कोई भी क्या करेंगे, उठा लेंगे। और एकाधिकार में वहाँ यह विकल्प ही नहीं है कि कोई सब्स्टिट्यूट उपलब्ध हो। एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु है। तो एक जगह पूरी स्थानापन्नता है और एक जगह एकदम बिल्कुल ही कोई स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है, यानी दोनों एक्सट्रीम हैं। अब तीसरा बाजार है जहाँ वस्तु ऐसी विद्यमान है और वहाँ हम उस वस्तु के नाते सभी फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पूर्ण प्रतियोगिता में ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम डिफाइन करते हैं एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि वस्तुएं एक हैं। यहाँ अब इस बाजार में हम वस्तुओं के समूह को या फर्मों के समूह को उद्योग नहीं कहते, उनको हम ग्रुप ही कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, क्योंकि वो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के निकट स्थानापन्न हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट वही नहीं है, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट है। आंख बंद करके तो आप नहीं उठाते, लेकिन ये भी सही है कि आप दुकान पर जा कर के पेस्ट दे दो कहते हैं, कोलगेट पेस्ट दे दो कभी नहीं कहते हैं। और कोलगेट मांगते भी हैं, वो कह देता है कि हमारे पास सिबाका है, तो कहते हैं अच्छा वही दे दो, चलो कोई। इसका मतलब कि वस्तुएं एक दूसरे की इतनी करीब हैं कि हमारा टेस्ट होते हुए भी हम कभी कभी कह देते हैं कहते चलो कोई बात नहीं वही दे दो। आप जाते हैं कोई बिस्कुट मांगते हैं उससे, ये वाला बिस्कुट है, पार्ले जी है, कहता नहीं गुड डे है, अच्छा वही दे दो। एकदम तो वही नहीं है, लेकिन काम चल जाता है। इसका मतलब कहने का ये है। तो बाजार में ऐसी ही वस्तुएं मिलती हैं जो सब एक दूसरे, आप जाते हैं कहते हैं हमको नेशनल पैनासोनिक की टीवी चाहिए, कहता है अरे सर सैमसंग का लीजिए, क्यों पैनासोनिक का ले रहे हैं?
5,000 सस्ता भी है, ये है वो है, वही क्वालिटी है, ऐसी है वैसे, आप कहेंगे अच्छा चलो वही दे दो ना। तो आप लेने कुछ जाते हैं और लेकर कुछ चले आते हैं। खास करके तब जब बहुत स्मार्ट सेलर आपके सामने होता है। कैसा होता है? जो बेचने वाला है वो बहुत स्मार्ट है। और अच्छा सेल्समैन वही होता है जो ग्राहक को दुकान से उतरने न दे। घुस गया तो समझ लीजिए बस घुस गया, और अगर बिना लिए उतर गया तो फिर सेल्समैन अच्छा सेल्समैन नहीं है। और यही सेल्समैनशिप, यानी यही टैक्टिस, यही स्किल, यही वास्तव में आपका हुनर आपको MBA की कक्षाओं में सिखाया जाता है। सेल्समैन माने केवल बेचने वाला नहीं, सेल्समैन माने वो बहुत टॉप क्लास का मैनेजर भी सेल्समैन ही है। उसके सामने भी कोई पहुंच गया तो फिर वापस नहीं जा सकता है, अगर चला गया तो फिर वो अच्छा सेल्समैन नहीं है। तो वह आपकी पूरी साइकोलॉजी को समझता है और रीड कर लेता है कि आप किस बात से खुश होंगे वही कहता है। ठीक है, वो बिना मतलब ही कहेगा आप शर्ट बहुत अच्छी पहने हैं सर, इतने में आप खुश हो गए, आपको चूना लगा जाएगा इतने में, खत्म। और आप खुश बहुत जल्दी होते हैं। कोई अगर आपकी तारीफ कर दे, अभी कहते हैं आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, तो बस हो गया, एक कप कॉफ़ी का इंतजाम हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मनोविज्ञान है हमारा, सबका, आपका सबका मनोविज्ञान एक जैसा है। हमको अच्छा लगता है कोई अगर आपकी तारीफ कर देता है, कोई आपकी चीज़ को अच्छी कह देता है, कोई यूं ही कहता है आप बोलते बहुत बढ़िया है, हो गया, भले आप बहुत थर्ड क्लास बोलते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि चलो किसी ने तारीफ किया। तो बाज़ार में इतनी जब क्लोजनेस होती है आइटम की, और ये इसलिए नहीं कि आप मूर्ख हैं, वो इसलिए कि सही में सब एक जैसी हैं। ऐसा डिफरेंस है जो सामान्य आदमी जानता ही नहीं है कि डिफरेंस भी है। जैसे सैमसंग की टीवी और पैनासोनिक टीवी चला करके दोनों छोड़ दीजिए और आम आदमी से कहिए बताओ क्या अंतर है। जब उसको टेक्निकल उसका जो स्पेसिफिकेशन है कुछ नहीं पता है, तो फोटो उसमें भी आ रही है, उसमें भी आ रही है, रंग उसका भी वैसे है, उसका भी वैसे है, बस ख़त्म बात है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, आदमी ले लेता है। लेकिन अब उसमें क्या है कि भाई अगर आपको उसका साउंड का क्वालिटी देखनी है, आपको उसका HD है कि नहीं है, स्मार्ट है कि नहीं है, नेटवर्क सही है कि नहीं है, बहुत सारी बात है भाई। आप सब कुछ देखेंगे तब लगेगा हाँ ये अंतर है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके कारण आप एक दूसरे के स्थान पर खरीद लेते हैं। तो जैसे टूथपेस्ट है, अब टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके व्यापारिक नाम अलग अलग हैं। बिना का है, कोलगेट है, क्लोजअप है, सिवाका है। तो ये सब एक दूसरे की बिल्कुल क्लोज हैं। कोई भी आपने कहा कोलगेट दे, तो उसने कहा साहब क्लोजअप है, लेंगे। जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरा जो किराना वाला है उसके हम जाए कहेंगे टाटा प्रीमियम चाय पत्ती है तुम्हारे पास, तो कहता है सर मोहनी ले जाइए, बाल्टी फ्री में है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम बाल्टी बेच रहे हो कि चाय पत्ती बेच रहे हो ना। लेकिन बहुत सारे लोग ले लेते हैं, ऐसा नहीं ले लेते हैं, उनको लगता है चलो एक बाल्टी भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब कि चीज़ें बहुत एक दूसरे की क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। ठीक है, परिभाषा, इसमें अनेक किंतु छोटे आकार की प्रतियोगी फर्में होती हैं तथा सभी फर्में मिलती जुलती वस्तु का उत्पादन करती हैं, परंतु ये सभी वस्तुएं पूरी तरह से समरूप एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती हैं। इनमें थोड़ी बहुत भिन्नता अवश्य पाई जाती है। सैमसंग और पैनासोनिक ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक हैं, अंतर तो 100% है उसमें, लेकिन इतनी कम भिन्नता है कि इट मे बी इग्नोर्ड। सीधी सी बात, जैसे अंतर तो है लेकिन अंतर को इग्नोर किया जा सकता है। जैसे कोई आदमी ठीक है थोड़ा दुष्ट है, लेकिन उसकी दुष्टता उतनी क्या की जा सकती है, माफ़ की जा सकती है। चलो ठीक है, नालायक तो है लेकिन फिर भी रखे रहो, साथ रहने में कोई बुराई नहीं है। तो इसके अलावा देखो इसकी मान्यता क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली फर्मों की संख्या अधिक होती है, वस्तु विभेद पाया जाता है, वास्तविक या कृत्रिम। विक्रय विस्तार, विज्ञापन व्यय महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी तक आपने इसके पहले बाजारों में विज्ञापन शब्द का नाम नहीं सुना था, क्योंकि दोनों में विज्ञापन कोई मतलब नहीं था। पूर्ण प्रतियोगिता में किस बात का विज्ञापन करोगे, सबका एक जैसा है, कोई अंतर ही नहीं माना गया, तो क्या बताओगे कि हमारा अच्छा है तुम्हारा खराब है। एकाधिकार में अकेले ही है,
तो क्यों विज्ञापन करें? जिसको चाहिए उसको ढूंढ के जाएगा ही जाएगा। जैसे पहले जब गैस ये एक होती थी एजेंसी पूरे जौनपुर भर में, तो गैस एजेंसी को नहीं बताना था कि हम कहाँ हैं, लोग ढूंढते थे एजेंसी कहाँ है ना, क्योंकि एक और कोई विकल्प ही नहीं है, तो उसको भी विज्ञापन नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पहली बार विज्ञापन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सब एक जैसी वस्तु बनाते हैं और सबको ये बताना है कि मेरा सबसे अच्छा है। इसीलिए आप अगर टेलीविज़न देखें तो टेलीविज़न में अगर 30 मिनट का कोई प्रोग्राम आता है, सास भी कभी बहू थी मान लो, तो उसमें 20 मिनट तो पक्का प्रचार आता है और 10 मिनट का कार्यक्रम आता है। और प्रचार में आप देखेंगे तो एक ही काम के लिए हर सेकंड में दूसरा प्रचार आता है, ठीक है। जैसे साबुन का प्रचार आ रहा है तो जैसे ही लक्स का प्रचार करके हटेगा बहुत अच्छा होता है, तुरंत ही हमाम का आएगा कि ये उससे भी अच्छा होता है ना, और फिर तीसरा आ जाएगा फट से डब का प्रचार, ये तो खैर सबसे अच्छा है, कोई बात ही नहीं है। तो हमारे दिमाग पर ये असर डालने का प्रयास सिर्फ होता है अपने अपने तरीके से। उसके लिए जो तरीके अपनाए जा सकते हैं, अर्थात जो तरीके आपके मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं। आपने देखा कि इस प्रचार में तो ऐश्वर्या राय आती हैं, तो आपको अगर विश्वास है ऐश्वर्या राय पर, तो आप कहें नहीं ये बिल्कुल सही कर रही है, ये तो झूठ कह ही नहीं सकती है, तो आप उसको खरीद लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी हर प्रचार में यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि उसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, जबकि ये भी सही है कि एक ही समय में सारे में कैसे अच्छे हो सकते हैं भाई, अच्छा तो कोई एक ही हो सकता है और सब अपने को सबसे अच्छा बताते हैं। तो लेकिन प्रचार का यहाँ मतलब है। इसके अलावा यहाँ गैर कीमत प्रतियोगिता होती है, गुण, विक्रय के बाद सेवाएं, विज्ञापन आदि। देखो कीमत में बहुत प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। जैसे कोलगेट और क्लोजअप, अगर कोलगेट मान लो 10 रुपये का है तो क्लोजअप में बहुत अंदर तुम कर सकते हो, तो 10 रुपया 50 पैसे कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि तुम क्लोजअप को 8 रुपया कर दोगे और इसको 12 रुपया कर दोगे ना, तब तो सिर्फ यही बिकेगा 8 वाला ही, तो कोई इसको लेगा ही नहीं, सीधी बात। यानी कीमत में बहुत परिवर्तन के चांसेस नहीं है कि आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकें। तो कहाँ कर सकते हैं फिर, किस बात में? तो अब आपको क्वालिटी में थोड़ा बहुत परिवर्तन, गुणवत्ता उसकी आप ठीक कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं आप, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं। जैसे आप गए कूलर खरीदने, तो कूलर 2 कंपनी का है, सिम्फनी का है, बजाज का, दोनों रखा हुआ है, तो दाम में अंतर बहुत करेंगे तो कोई कूलर लेगा नहीं। तो अब वो दुकानदार कहता है अच्छा ऐसा भैया ले जाइए, 8,000 का कूलर है, 3-3 हज़ार करके 2 महीने 3 महीने में पैसा दे दीजिएगा। अब ये क्या हो गया? और दूसरा कह रहा है नहीं नहीं पूरा 8,000 ही लेंगे। अब कहाँ से खरीदोगे? हो गया ना, एक खरीदने का कारण मिल गया ना। अब दूसरा वो कह रहा है खरीद के ले जा रहे हैं, बिगड़ेगा तो ला करके यहीं आप देंगे तभी बनाएंगे। और दूसरा कह रहा है जैसे बिगड़े भैया रात को 1 बजे फ़ोन करिएगा, मेरा इंजीनियर जाएगा बना कर आएगा। अब कहाँ से लेंगे आप? इसका मतलब कि आफ्टर सेल सर्विस के द्वारा भी और विज्ञापन भी महत्वपूर्ण है भाई। एक आदमी है कभी किसी को बताता ही नहीं कि हमारी दुकान खुली है, दूसरे का रोज़ एक पंफलेट अखबार में आता है, तो जब खरीदना होगा तो आप कहाँ जाएंगे? जहाँ रोज़ आ रहा है भाई, जाहिर सी बात है। तो आप बहुत तरह का प्रलोभन दे करके या अपना व्यवहार सबसे बढ़िया एक दुकान पर आप, और ऐसा हमने बहुत प्रैक्टिकल देखा अपने जौनपुर में ही बहुत सारी दुकानें हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक आध 2 दुकान पर तो कभी जाते ही नहीं हैं, 15-20 साल 25 साल पहले कभी गए थे, अब फिर नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप जाएंगे तो वो जैसे लगता है कि आप उनसे सामान नहीं खरीद रहे हैं, उनकी किडनी मांग रहे हैं उनसे, ऐसा गंदा व्यवहार करते हैं सर। और दूसरे वहीं ऐसे दुकानदार हैं जिनके आप जाएंगे, बढ़िया आपको सामान से बैठाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, सामान लीजिए ना लीजिए, प्रसन्न होकर के आपको जाने भी देंगे। और जरा दूसरे दुकान से बिना सामान लिए निकलिए, लगता है आपको चबा जाएंगे, लगता है ना, अरे भाई मुझे नहीं पसंद आया तो हम नहीं लेंगे। ऐसा थोड़े तुम्हारी दुकान में घुस गए तो लेकर के ही जाएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें देखो बिक्री को कैसे प्रभावित करता है व्यवहार आपका। तो एक बार आपने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, अब मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझसे जो मिल रहा है, अरे यार वहाँ मत जाना,
तो मैं इनडायरेक्टली आपका बिजनेस भी प्रभावित कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिए ना। तो ये सब मिलकर के बाजार को और बाजार में सेल को प्रभावित करते हैं। उद्योग, प्रत्येक फर्म एक ही वस्तु की सजातीय इकाइयों का उत्पादन करती है, उसे उद्योग कहते हैं, मैंने आपको पीछे बताया। और समूह में प्रत्येक फर्म एक ही वस्तु की विभेदीकृत इकाइयाँ, वस्तु तो एक ही होती है, पेस्ट ही, लेकिन उसमें कुछ कुछ डिफरेंस रहता है। कोलगेट में, सिबाका में, या जितने भी उसके ब्रांड हैं बाज़ार में, एक ही वस्तु बहुत ब्रांड की मिलती है ना। अरे कोई भी सामान लेने जाओ, अभी तुम हल्दी खरीदने जाओ तो हल्दी रामदेव की भी है और कैच की भी है। किसकी है? आर्यन, आर्यल की है। हाँ, तो इसका मतलब बहुत सारे ब्रांड हैं और आप हर ब्रांड के अपने अपने लोगों के टेस्ट हैं, तो आदमी जाके वो खरीदता है। या एक दूसरे में कुछ न कुछ अंतर तुमको समझ में आता है कि कुछ साफ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा तेज़ है, कुछ कम तेज़ है, कुछ अच्छी है, कुछ ख़राब है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे ब्रांड, तो ये सब एक जैसे ब्रांड हैं, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इनके ग्रुप को हम समूह कहते हैं, ठीक है। चैम्बरलिन ने समूह की अवधारणा का प्रयोग किया। उनके अनुसार यह ऐसी फर्मों का सम्मिलित रूप है जो किसी वस्तु की अत्यंत ही नज़दीकी स्थानापन्न वस्तुओं का, ये लाइन ध्यान रखने वाली है, बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब एक दूसरे के स्थान पर इतना अच्छे से प्रयोग हो सकती हैं कि मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी लेने को तैयार हो जाते हैं। उत्पादन करें, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं परस्पर प्रतिस्पर्धी तथा आर्थिक स्थानापन्न होनी चाहिए। चैम्बरलिन ने दो साहसपूर्ण मान्यताएं स्वीकार की। पहला, लागत वक्र की समानता, अर्थात विभिन्न उत्पादकों में इतना या ऐसा अंतर नहीं होता है कि उनकी लागत में अंतर आए। नेक्स्ट है मांग की समता, अर्थात क्रेताओं के अधिमान सभी विक्रेताओं में समान रूप से बढ़ जाते हैं। अब देखो, पूरे एक अधिकारात्मक बाजार की व्याख्या करने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण मान्यता स्वीकार की गई वो यह थी कि जो भी लागत है सबकी बराबर है, जितनी फर्में, जैसे चाहे जिस कूलर की चाहे जो कंपनी है, हर कंपनी की लागत कैसी है? बराबर है, और हर कंपनी के लिए मांग बराबर है, यानी जो टेस्ट है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। 100 लोग बाज़ार में खरीदने वाले हैं और 5 कंपनियां हैं, तो 20 पाँचों क्या होती हैं? सही बात है क्या? क्या ऐसा है कि जितना बाज़ार में सामान है वो सब बराबर लोगों में बढ़ जाता है? ऐसा हो नहीं सकता, ये सिर्फ मान्यता है। कुछ वस्तु बहुत पॉपुलर होती है, हर आदमी आँख बंद करके क्या करता है? वही खरीदता है। ऐसा नहीं है कि जब भी मिर्ची खरीदना होगा तो 90% लोग किसके यहाँ से खरीदेंगे? बेनी राम के यहाँ से। ऐसा नहीं कि 50 दुकानें हैं तो 10 सब लोग हर जगह चले जाएंगे लेने के। तो जो दुकान बहुत पॉपुलर होती है, जिसकी रिलायबिलिटी 100% होती है, जिसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बेहतर होती है, लोग वहाँ से लेते हैं। तो व्यवहार में इस तरह अधिमान का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कि सब में एक जैसा बराबर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फर्म का संतुलन 3 बातों पर निर्भर करता है: कीमत के विषय में, पदार्थ के विषय में, विज्ञापन व्यय के विषय में। स्थानापन्न पदार्थों की उपस्थिति तथा प्रतिद्वंदी फर्म द्वारा प्राप्त की जाने वाली कीमतों को व्यक्तिगत फर्म की मांग वक्र की आड़ी लोच बहुत अधिक होती है। निकटतम स्थानापन्न होने के कारण एकाधिकार का अंश सीमित हो जाता है। यहाँ भी जैसे वस्तुएं पूर्ण प्रतियोगिता में तुमने देखा कि जो मांग रेखा है वो एकदम बिल्कुल एक्स अक्ष के समानांतर होती है, यानी पूर्णतया लोचदार होती है, ऐसे कह सकते हो। और एकाधिकार में बेलोच होती है लगभग। अब एकाधिकारात्मक दोनों के बीच की स्थिति है, ये है, यहाँ देखो बस इतने से, ये पूर्ण प्रतियोगिता है और ये एकाधिकार है। तो दोनों के बीच की स्थिति यानी कैसी हो जाएगी? ये हो गई। तो यहाँ मांग की लोच बहुत ज़्यादा होती है, स्थानापन्नता बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे के स्थान पर किसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में हम इसके संतुलन की व्याख्या करते हैं। संतुलन हम लोग कल पढ़ेंगे।